हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेल्टर। स्टडी सेल्टर में आपका स्वागत है। और स्टडी सेल्टर आप लोग के लिए लेकर आया है डेली करंट अफेयर सीरीज। आज है 14 जनवरी। तो आइए देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना अनुमानित है। देखिए, पहला जो है यहाँ पे यही प्रश्न बन जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं कि 2022-23 के लिए जो ये जीडीपी अनुमान है वो कितना लगाया गया है। ऑप्शन है 8.7%, 6.8%, 4.1% या 3.2%। तो इसका सही आंसर है 8.7%। हाल ही में जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में जो भारत का जीडीपी वृद्धि है वो 8.7% रहने का अनुमान है। वहीं 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.8% रहने का अनुमान है। देखिए, इस रिपोर्ट में जो है वो हर एक देश का और ओवरऑल हर एक कंट्री वर्ल्ड का ये दोनों निकाला जाता है। तो कंट्री में जैसे हम लोग भारत की बात कर लिए, अब बात करते हैं विश्व की। तो विश्व का जो अनुमान लगाया गया जीडीपी ग्रोथ का वो लगाया गया है 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है 5.5% जो चल रहा था, और 2022 का 4.1% और 2023 का जो है 3.2% का अनुमान लगाया गया। देखिए, भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है वो जो है 1 अप्रैल से शुरू होता है, जबकि बाकी सब देशों में अलग अलग है। और जो वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल ईयर मानती है वो मानता है 1 जनवरी से। ठीक है, 1 जनवरी से वो मानती है, इसलिए जो है वो 2021, 2022, 2023 इस तरीके से वो कैलकुलेट करती है कि हाँ 2022 का क्या होगा जीडीपी ग्रोथ, तो 4.1% पूरे विश्व का, और 2023 का जो है 3.2%। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट को आप याद रखिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हार्पर कॉलिंस द्वारा लिखित इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप नामक आत्मकथा किस महिला से संबंधित है। तो ऑप्शन है अरुंधति भट्टाचार्य, चंदा कोचर, इंदिरा नूई और निर्मला सीतारमन। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये अरुंधति भट्टाचार्य हैं और इन्हीं के ऊपर यह जो है आत्मकथा लिखी गई है। पहले तो आपको ये यहाँ से प्रश्न सही मालूम हो गया कि हार्पर कॉलिंस द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, ये जो बुक है वो हार्पर कॉलिंस के द्वारा लिखा गया है। और किन पे आधारित है, तो ये अरुंधति भट्टाचार्य पे आधारित है। और अरुंधति भट्टाचार्य के बारे में अगर बात करें तो ये पूर्व में जो है एसबीआई की महिला अध्यक्ष रही हैं, एसबीआई बैंक की जो है एक अध्यक्ष रही हैं। और यह पुस्तक इसी पर आधारित है कि एक बैंकर के रूप में अरुंधति भट्टाचार्य ने जो है जो पुरुष प्रधान बैंकिंग सेक्टर है या इकोनॉमिक सेक्टर है वहाँ किन किन कठिनाइयों का सामना किया, इसी पर यह पुस्तक जो है आधारित है। तो याद रखिए, इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप, यह जो है अरुंधति भट्टाचार्य पर आधारित है। यहाँ ऑप्शन में जो आपको कंफ्यूज करने के लिए चंदा कोचर, इंदिरा नोई और निर्मला सीतारमन भी दिया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस जानना है कि अरुंधति भट्टाचार्य के ऊपर ये पुस्तक लिखा गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है 23.62%, 24.62% या 25.25%, और डी ऑप्शन है 33%। तो यहाँ पे पहले आपको ये मालूम हो गया कि जो भारत में कुल वन और वृक्ष से भरा जो क्षेत्र है वो है 80.9 मिलियन हेक्टेयर। ये अपने आप में
स्वयं एक क्वेश्चन हो जाता है कि कितनी हेक्टेयर जो भूमि है भारत का वो वन और वृक्ष से भरा हुआ है, तो 80.9 हेक्टेयर। और इसी का अगर परसेंटेज में बात करें तो ये जो है पूरे भारत के क्षेत्रफल का 24.62% है। ठीक है, 24.62% है। और ऐसा बोला जाता है कि एक क्षेत्र के लिए 33% जो है वो भूमि अगर वन से आच्छादित है तो वो पर्यावरण दृष्टिकोण से जो है सही माना जाता है। तो अभी हम लोग इस आंकड़े से बहुत ही पीछे हैं। चलिए और देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कि भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जो है यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो एक प्रश्न ये बन गया कि इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा, FSI के द्वारा ये जो है रिपोर्ट जारी किया जाता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अब देखते हैं अगले प्रश्न को जो इसी से संबंधित है। प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष राज्य कौन है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय। तो देखिए, वन के मामले में जो है वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश तो है सबसे अधिक, लेकिन अगर प्रतिशत के मामले में पूछेगा तो प्रतिशत के मामले में जो है वो मिजोरम का स्थान आता है। मिजोरम में जो है सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन है। ठीक है, 84.53% जो है वहाँ उसकी कुल भूमि का लगभग 84.5% जो है वन से घिरा हुआ है। वहीं अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश का जो सेकंड में है, 79.33% वन से आच्छादित है। मेघालय 76%, मणिपुर 74% और नागालैंड 73%। मतलब ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है प्रतिशत के मामले में वो ज़्यादा ही वन आच्छादित हैं, क्योंकि शीर्ष 5 राज्य जो है प्रतिशत के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत वनावरण के अनुसार नॉर्थ ईस्ट के ये 5 राज्य आगे हैं। वहीं अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें तो मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र। देखिए, आपको कम से कम जो है ना 3 स्टेट के बारे में याद रहना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में दे सकता है कि निम्नलिखित का क्रम के अकॉर्डिंग सजाइए। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र, ये 5 जो है वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हैं। देखिए, ये जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एक 2 साल के बाद आता है। पिछली बार जो है 2019 में ये रिपोर्ट आया था, और अब जो है ये 2021 का रिपोर्ट जो 2022 में प्रकाशित हुआ है। तो ये 2 साल तक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जो कि MCQ फॉर्मेट में ही होगा। ठीक है, अभी देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब क्रिक की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, मिताली राज और MC मैरी कॉम। तो इसका सही आंसर है मिताली राज। मिताली राज को जो है ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब क्रिक ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, मिताली राज को यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे वो लोगो भी है जैकब्स क्रिक का। मिताली राज जो है भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की है, और सर्वाधिक जो रन भारत की महिला की ओर से बनाने वाली में से 7,000 रन इन्होंने जो है बनाया है, 7,000 प्लस। देखते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति के अवसर पर किस मंत्रालय ने प्रथम वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या आयुष मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है आयुष मंत्रालय। यहाँ भी देख सकते हैं आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है वो ये आयोजन किया जा रहा है, प्रथम वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम, और उम्मीद है कि इसमें जो है 1 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करेंगे।
देख सकते हैं कि मकर संक्रांति के अवसर पर आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग के शामिल होने की संभावना है। और ये ऑनलाइन होगा, वो लोग सूर्य नमस्कार करेंगे और उसका वीडियो जो है एक पोर्टल पे ये लोग सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से इसमें 1 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अली खान अस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या किर्गिस्तान। तो इसका सही आंसर है कजाकिस्तान की वो राष्ट्रपति हैं अली खान अस्माइलोव। ठीक है, कजाकिस्तान की जो संसद है वहाँ पे जो है इनको नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं वो है कासिम जोरमाट टोकायब। इन्होंने जो है इनकी नियुक्ति की है। अगर इनकी बात करें अली खान अस्माइलोव की, तो यह जो है पूर्व में यहाँ के वित्त मंत्री रह चुके हैं और 2019 में वो जो है वो उप प्रधानमंत्री के रूप में भी पदभार ग्रहण किए थे। वहीं अगर कजाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो वो नूर सुल्तान है और यहाँ की मुद्रा जो है कजाकिस्तान तेन है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की गई है? ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEP और वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके के प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है। तो वैश्विक जोखिम में रिपोर्ट जो है 2022 वो जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस रिपोर्ट का बारे में अगर बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो इसका प्रभाव है, जो वो जोखिम विशेषज्ञ, व्यापारी, सरकार और नागरिक समाज के जो भी प्रतिनिधि हैं उनको मतलब इससे अवगत कराया गया है कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। और यह जो है 5 श्रेणियों को इंगित करता है, जैसे आर्थिक रूप से आर्थिक संकट, पर्यावरण संकट, भू राजनीतिक संकट, सामाजिक और तकनीकी। इन 5 श्रेणियों के आधार पर ये जो है वो बताता है कि वैश्विक जोखिम मतलब पूरे विश्व के लिए कौन कौन से क्षेत्र सा जो मुख्य जोखिम है। आर्थिक क्षेत्र का कौन सा है, पर्यावरण के क्षेत्र में और भू राजनीतिक क्षेत्र में। इसके अलावा इसमें एक और कैटेगरी होती है वो ईयर बैच कि अगले 2 साल में जो है कौन सी जोखिम होने वाली है, फिर अगले 10 साल तक जो है कौन कौन से जो है वो जोखिम बने रहने वाले हैं। तो उसी में अगर देखते हैं तो सामाजिक एकता में ह्रास, आजीविका संकट, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट, ये अगले 2 वर्षों में दुनिया के लिए सबसे अधिक खतरे में देखे जाने वाले 3 प्रमुख जोखिम हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगले 2 वर्ष में जो है वो कौन से प्रमुख जोखिम पूरा विश्व सामना करेगा। पहला सामाजिक एकता में ह्रास, आजीविका संकट मतलब अर्थात बेरोजगारी, तीसरा मानसिक स्वास्थ्य। इन 3 क्षेत्रों में जो है ज़्यादा गिरावट आने की संभावना है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मंगलू चरण बिस्वाल का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उनका देखते हैं ऑप्शन फिल्म निर्माता, चिकित्सक, साहित्यकार और मूर्तिकार। इसका सही आंसर है साहित्यकार। मंगलू चरण बिस्वाल जो है वो उड़ीसा के हैं और वो एक साहित्यकार थे, उड़िया साहित्यकार थे। इनकी एक पुस्तक थी भूखा, वो भूखा पुस्तक के लिए फेमस हुए थे। इस पुस्तक के आधार पे जो है एक फिल्म बनाई गई थी उड़ीसा में, जिसे जो है गिजोन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे मंगलू चरण बिस्वाल जो है वो एक साहित्यकार हैं। देखते हैं अंतिम प्रश्न को। अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा जोनाथन नामक कछुआ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह दुनिया का सबसे उम्रदराज स्थलचर जीव है, मतलब स्थलीय जीव है। दूसरा, कि इसकी उम्र जो है वो 190 वर्ष है। तीसरा, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं और दोनों कथन असत्य हैं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। जोनाथन जो है एक कछुआ है
जो कि 190 वर्ष पुराना है, और यह जो है अभी पृथ्वी पर सबसे उम्रदराज जीव के रूप में मौजूद है। अगर इसकी बात करें जोनाथन नामक कछुए की, तो यह जो है वो लंदन के सेंट हेलेना में अभी स्थित है। सेंट हेलेना द्वीप पे ये स्थित है। और इस कछुए की जो प्रजाति है वो है टैडपुल नस्ल का ये प्रजाति है। और इस प्रजाति की खासियत होती है कि लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ऐसा ही एक और न्यूज है कि भारत की सबसे उम्रदराज मादा स्लॉथ भालू, जिसका नाम गुलाबो था, उसका मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित जो वन विहार है वहाँ निधन हो गया है। तो गुलाबो के जो है वो एक स्मॉथ भालू था, और इसकी उम्र जो है वो 40 साल थी। देखिए, इस तरीके का प्रश्न बन जाता है कि हाल में गुलाबो चर्चा में था, वो एक क्या है, वो एक भालू है, वो एक कछुआ है, या फिर किसी और भी जीव का नाम देगा। तो इस तरीके के प्रश्न को ध्यान में रखना है कि गुलाबो जो एक भालू था, और जोनाथन जो है एक कछुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथी से शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।